आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो अब तक हमने पढ़ लिया था अर्ली हड़प्पन पीरियड, मैच्योर हड़प्पन पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाउन प्लानिंग, हाउस प्लानिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेड ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। यानी ट्रेड, किस किस सामान का ट्रेड होता था, कहाँ से क्या रॉ मटेरियल आता था, क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स हैज़ बीन यूज्ड। तो उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, वो सारी चीज़ें हम आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया था कि भाई जो हड़प्पन पीरियड था उसमें वैरायटी, जैसे कि हमने देखा था कि जो सील्स थी, बीड्स थे अलग अलग तरह के, जैसे जो कि प्रीशियस स्टोन से बने हुए होते थे, जो कि गोल्ड सिल्वर इनके बीड्स भी हमें मिले हैं। आज हम ये देखते हैं कि उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता होगा। और ये जो अलग अलग सामान हमें मिले हैं इनके बनाने का क्या पर्पज़ रहा होगा, किस तरीके से ये जो रॉ मटेरियल है प्रोक्योर किया जाता होगा, कहाँ बनाए जाते होंगे ये सामान, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी यानी सिटीज़ तभी डेवलप होती हैं जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में। अब तो इसका मतलब क्या है कि कई बहुत सारे लोग जो हैं इन एरियाज में नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व रहे होंगे। तो उनके लिए लेकिन कोई ना कोई फूड प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो यानी नियर बाय जो विलेजेस थे वहाँ पर फूड प्रोडक्शन होता था और वो फूड प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होता होगा। तभी तो वो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं, जो अदर ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व हैं, उनकी नीड्स को भी फुलफिल कर पाएंगे। तो यानी कि सिटीज़ और जो विलेजेस थे वो क्या थे, इंटरडिपेंडेंट थे। सिटीज़ और विलेजेस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे। और जो सिटीज़ रही होंगी शायद वो सेंटर ऑफ वेल्थ रही होंगी, क्योंकि जो सिटीज़ हैं वो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा, वहाँ पर रिच लोग रहते होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में वो इन्वॉल्व रहे होंगे। तो इसीलिए जो है सिटीज़ इट वुड हैव बीन अ सेंटर ऑफ वेल्थ। अब ये जो वेल्थ है गांव से सिटी की ओर कैसे मूव करती थी, शायद ये टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता होगा और गिफ्ट्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता होगा या ट्रिब्यूट्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता होगा। और जो हड़प्पन सोसाइटी थी, इस जो मेजरली हम एज्यूम करते हैं कि जो सिटीज़, स्पेशली जो सिटाडल एरिया जो हमने पढ़ा था ना, हायर एरिया, और वहाँ पर जिस तरह की बिल्डिंग्स मिलती हैं, कंस्ट्रक्शन मिलता है जिस तरह का, उससे हिस्टोरियंस ये एज्यूम करते हैं कि सिटीज़ जो रही होंगी एक तो सेंटर ऑफ वेल्थ रही होंगी और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी रही होंगी। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ वेल्थ, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड या क्राफ्ट में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लग्जूरियस लाइफ रही होगी उनकी, या बाकी जो नॉर्मल लोग थे उनसे उनकी लाइफ जो होगी वो थोड़ी अलग रही होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ करते होंगे। अब उनकी जो ये सोशल सुपेरियरिटी यानी सिटी में जो रहने वाले लोग हैं वो वेल्दी हैं, वो सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिटीज़ रही होंगी, सीट ऑफ ये सेंट्रलाइजेशन जिस तरह के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे यूनिफॉर्म ब्रिक्स, यूनिफॉर्म वेट्स, एक तरह की पॉटरी का मिलना, तो इसके लिए भी कोई ना कोई रेगुलेशन अथॉरिटी तो रही होगी। और ऐसा माना जाता है शायद वो जो अथॉरिटीज़ थी वो सिटीज़ से रूल कर रही थी, शहरों से रूल कर रही थी। तो सिटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, वेल्दी लोग हो गए, वो रह रहे थे और उनकी लाइफ के लिए यानी उनकी लाइफ जो होगी वो बाकी जो लोअर टाउन में लोग रह रहे होंगे उनसे थोड़ी अलग रही होगी। वो उनकी लाइफ शायद लग्जूरियस रही होगी और इसीलिए वो जो लग्जरी आइटम्स थे, जो हालांकि मान लीजिए एक एरिया में रह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो लोकली अवेलेबल जो आइटम्स हैं सिर्फ वही यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे आइटम्स भी यूज़ कर रहे हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि भाई ट्रेड होता होगा या उनको आसपास की जगह से मंगाया जाता होगा। और ये सारी चीज़ें क्यों मंगाई जाती होगी, क्योंकि नीड थी। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक कुछ पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ कर रहे थे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट था और उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए आसपास के एरिया से या दूर दराज एरिया से भी जो चीज़ें लोकली अवेलेबल नहीं थी, रिसोर्सेज जो लोकली अवेलेबल नहीं थे, वो भी मंगाए जाते थे। जैसे कि मान लीजिए
कि कुछ चीज़ें जो कि लोकली ग्रो, यानी मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो नहीं उगाई जाती, जैसे नारियल पानी, लेकिन आता है ना क्योंकि नीड है, तो वो सप्लाई एंड डिमांड पे मतलब इम्पैक्ट है पड़ता है उसका, या क्योंकि नीड है इसीलिए वहाँ से यहाँ पर सप्लाई की जाती है, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है। इसी तरीके से क्या होता होगा, लेन देन होता होगा चीज़ों का। अब हम देख लेते हैं सिटीज़ के बारे में। विलेजेस का हमने देख लिया कि विलेजेस जो हैं, जो सिटीज़ की फूड जो डिमांड है उनको पूरा करते होंगे। साथ ही साथ जो सिटीज़ हैं, जो विलेजेस की जो अदर प्रोडक्शन जो विलेजेस में नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा सामान सिटी से विलेजेस में फ्लो करता होगा। अब हम सिटीज़ के बारे में देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिटीज़ जो हैं, इट वुड हैव बीन द सेंटर ऑफ वेल्थ, सेंटर ऑफ पावर और सेंटर ऑफ कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देख लेते हैं कि भाई जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो में ग्रेनरीज मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रेनरीज मिली है ना, ये यूज़ होती होंगी, ओबियसली ग्रेनरी है तो ये ग्रेन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती होगी। और यहाँ पर क्या किया जाता होगा, आसपास के गांव या आसपास के फूड प्रोड्यूसिंग एरिया से ग्रेन्स सप्लाई किए जाते होंगे, यहाँ पर स्टोर किए जाते होंगे, और फिर यहाँ से जो नीड्स है, यानी जो लोगों की नीड्स है, वहाँ पर क्या किया जाता होगा, बांटा जाता होगा या सप्लाई किया जाता होगा। तो ये एज अ कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह रहा होगा। तो ये भी ये दिखाता है कि शायद जो रूलर्स थे, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जो कि इन्हें प्रोक्योर करते थे और वो जो एश्योर करते थे फूड सप्लाई टू ऑल द पीपल, दोज हु वर स्पेशली उनके लिए, दोज हु वर इन्वॉल्व इन नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अब ये जो ग्रेन्स हैं, जैसा कि हमने देखा भाई ग्रेनरीज रही होंगी, कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी इसको रेगुलेट करने के लिए, जो कि फूड सप्लाई को मेंटेन करती थी। गांव से सामान ये आते थे ग्रेन्स और यहाँ पर सप्लाई किए जाते थे। पर साथ ही साथ ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क भी रहा होगा, क्योंकि ग्रेन ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा के लिए यूज़ होती है, हर रोज़ हमें हर रोज़ की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए क्या होगा भाई, अ, अब दो कंडीशन, एक तो दूर से या तो ग्रेन से मंगाना, या फिर सेंटर को, ये जो सेंटर है कलेक्शन का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, एक ऐसी जगह स्टेब्लिश कर देना जो आसपास फर्टाइल एरिया हो, जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब सिटीज़ की लोकेशन देखते हैं हिस्टोरियन, तो वो एनालाइज करते हैं, दो चीज़ों पर वो मोस्टली फोकस करते हैं, और वो है कि पोटेंशियलिटीज़ ऑफ प्लेस फॉर फूड प्रोडक्शन, यानी वो जो प्लेस है वो फर्टाइल एरिया है, कितना फूड प्रोडक्शन वहाँ पर पॉसिबल हुआ होगा, इरिगेशन फैसिलिटी जो भी रही होंगी, एंड प्रॉक्सिमिटी टू ट्रेड, यानी क्या ये सिटी जो है फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज के आसपास लोकेटेड थी, या फिर रूट जो ट्रेड रूट है या मिनरल रिसोर्सेज है यहाँ पर कुछ वो मिलते थे। तो वो सारे फैक्टर्स देख के वो लोकेशन को स्पेशली ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर सिटी, जैसे मोहनजोदारो हो गए, हड़प्पा हो गए, लोथल हो गए, ये यहाँ पर ही क्यों डेवलप हुए। तो जैसे अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, तो मोहनजोदारो लोकेटेड है लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में, और अगर हम अभी भी देखें तो ये वहाँ का काफ़ी फर्टाइल एरिया है। तो शायद मोहनजोदारो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी के फॉर्म में डेवलप हो गया, क्योंकि आसपास का जो एरिया था बहुत फर्टाइल था, फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहता होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो यानी कि उतने फर्टाइल एरिया में नहीं है, और शायद जो एग्रीकल्चर है या फूड प्रोडक्शन है वो एक रीज़न नहीं रहा होगा हड़प्पा के डेवलपमेंट के लिए, बल्कि उसकी एडवांटेजियस लोकेशन, वो ट्रेड रूट पर बेसिकली लोकेटेड था। तो इसने इसको एक लार्ज सिटी के रूप में ग्रो किया होगा, या एक ये इमर्ज हुआ होगा इन फॉर्म ऑफ अ लार्ज सिटी। अब हम देख लेते हैं कि जो हड़प्पा की एडवांटेजियस लोकेशन है, क्या क्या एडवांटेजेस थे, हड़प्पा कैसे और क्यों डेवलप हुआ। तो जो हड़प्पन्स है क्योंकि हड़प्पा की जो लोकेशन है, तो वो इट वुड हैव प्रोवाइडेड एक्सेस टू हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड एक्सेस टू
the precious stones such as turquoise, lapis lazuli which were brought from these routes। यानी हिंदू कुश जो माउंटेन्स हैं ये क्योंकि इनकी लोकेशन इस तरीके से है कि वो एक्सेस कर पाते होंगे हिंदू कुश माउंटेन्स, और वहाँ पर जो ट्रेड रूट्स हैं उनके थ्रू ये प्रीशियस स्टोन्स लाए जाते होंगे, जैसे लैपिस lazuli हो गया, टर्कोइस हो गया। और ये दिखाता है कि जो हड़प्पा है वो एक ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुआ होगा, ट्रेड रूट पर डेवलप हुआ होगा, और इसीलिए अवेलेबिलिटी थी इन सारी चीज़ों की, और वहाँ से फिर ये बाद में सप्लाई होता होगा। साथ ही साथ मिनरल सोल्ट मिल जाता होगा उनको, कहाँ से, सोल्ट रेंजेस से। टिन एंड कॉपर एक्सेसिबल थे, कहाँ से, राजस्थान से। और साथ ही साथ शायद वो गोल्ड रिसोर्स भी एक्सप्लॉइट कर पाते थे फ्रॉम कश्मीर। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे मोहनजोदारो डेवलप हुआ बहुत ही फर्टाइल एरिया में, जहाँ पर फूड प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है आसपास बहुत काफ़ी थी, और वहाँ से सरप्लस शायद हड़प्पा मोहनजोदारो में इकट्ठा होता होंगे, वहाँ पर सेंटर ऑफ प्रोक्योरमेंट रहा होगा, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा। इसी तरीके से हड़प्पा डेवलप हुआ एक ट्रेड सेंटर के रूप में, यानी ये ट्रेड रूट पर लोकेटेड था। इस वजह से ये जो सिटी है वो काफ़ी ग्रो हो गई, पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गई, बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉन फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। और देख लेते हैं हम कुछ एडवांटेजियस फैक्ट अबाउट हड़प्पा कि यहाँ पर ही ये दो मेजर सिटीज़ क्यों डेवलप हुई। तो हड़प्पा का एक रीज़न ये भी है कि हड़प्पा जहाँ पर लोकेटेड है, अगर आप 300 किलोमीटर का सर्कल वहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो पांचों रिवर जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, है ना, वो पांचों की पांचों रिवर्स ये एक स्ट्रीम के फॉर्म में, यानी एक जैसे कि इंडस को वो ज्वाइन कर लेती हैं उस 300 किलोमीटर के सर्कल में। तो इससे क्या फ़ायदा रहा होगा कि इससे वो जो पांचों रिवर्स हैं उनमें रिवर ट्रांसपोर्ट को वो अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए होंगे या उसको यूज़ कर पाए होंगे। तो वो क्या कर पाए होंगे, जो रिवर ट्रांसपोर्ट है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए होंगे, ट्रेड, और बाकी उनका हिंद कुश माउंटेन में भी एक्सेस था, टिन वगैरह वो राजस्थान वगैरह से मंगा लेते थे। तो ये एक ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुआ होगा। साथ ही साथ कश्मीर या ऊपर के जो वहाँ पर टिम्बर का जो सोर्स रहा होगा, जंगल रहे होंगे, वहाँ से ये टिम्बर जो है रिवर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नीचे भेज दिया जाता होगा हड़प्पा तक। अब हड़प्पा एक रिचुअल सेंटर था या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो यहाँ पर रिच लोग रह रहे थे हड़प्पा मोहनजोदारो में, वो लोग यूज़ कर रहे थे प्रीशियस आर्टिकल्स का, प्रीशियस स्टोन से बड़े बीड्स का, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, और कुछ ऐसी चीज़ों, जैसे ये सारी चीज़ें जो हैं लोकली उन एरियाज़ में अवेलेबल नहीं हैं। तो इसका मतलब है ट्रेड होता होगा आसपास के एरियाज से, इन सारे की सारे रिसोर्सेज को मंगाया जाता होगा, और इसके बदले में शायद क्योंकि मनी यूज़ नहीं होता था तो उसके बदले में कुछ और सामान भेजा या जो भी है लेन देन होता होगा। अब मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो हड़प्पा पहले ऊपर है और फिर मोहनजोदारो कंपैरेटिवली सी के ज़्यादा क्लोज है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदारो है वहाँ से पर्शियन गल्फ और जो उनके वेस्टर्न जो कंट्रीज थे वहाँ से मेसोपोटामिया का जो ट्रेड होता है वहाँ से प्रोबेबली ज़्यादा होता होगा। तो हो सकता है कि मेसोपोटामिया भी एक चीफ सप्लायर रहा हो सिल्वर वगैरह का, जो कि यूज़ होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम अगर बात करें लोथल हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लोथल जो है डॉकयार्ड सेंटर, यानी डॉकयार्ड के वहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, तो शायद लोथल भी एक सेंटर रहा होगा सप्लाई के लिए, जैसे कि राजस्थान से जो है वो रिसोर्स मंगाए जाते होंगे। साथ ही साथ जो लोथल है वहाँ के लोग हड़प्पन जो है उनकी लोथल के लोगों की मदद से, या लोथल पे जो लोग रह रहे थे वो मोस्टली जो कर्नाटका है वहाँ से गोल्ड सप्लाई करते होंगे। गोल्ड पहले लोथल आता होगा, वहाँ पे सेंटर होगा, फिर वहाँ से बाकी एरियाज में सप्लाई होता होगा। अब हम देख लेते हैं विलेजेस, सिटीज़ का हमने डिस्कस कर लिया। दो मेजर हमने देखे कि भाई दो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो है कि एक तो ट्रेड रूट, और दूसरा हो गया था हमारा कि प्रॉक्सिमिटी टू द फूड प्रोड्यूसिंग एरिया। ओके, अब हम देख लेते हैं विलेजेस। तो विलेजेस तो कहाँ होंगे, जहाँ पर फर्टाइल सोइल होगी, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी। और जो लोग थे हड़प्पन टाउन्स के और विलेजेस के, अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें
वो यूज़ कर रहे थे, जो ये दिखाती है कि भाई यूनिफॉर्मिटी थी सोसाइटी में, मतलब रिलेशन तो था सिटीज़ और विलेजेस का, और डिपेंडेंसी भी थी। और वो चीज़ें क्या हैं जो ये दिखाती हैं, तो उनमें से एक सबसे पहले है जो पैरेलल साइडेड, यानी ऑलमोस्ट ज़्यादातर सिटीज़ और विलेजेस में, हरप्पन टाउन्स में, विलेजेस में स्पेशली, ये पैरेलल साइडेड स्टोन ब्लेड का यूज़ होता था। और वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन से बना होता था, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता, या हर जगह अवेलेबल नहीं है हरप्पन सिविलाइजेशन में। अब ये दिखाता है, और ये जो बनता था, इसका जो सोर्स रहा होगा, ये मंगाया जाता होगा सुकूर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पर ये स्टोन अवेलेबल है, और वहाँ पर फैक्ट्री साइट भी मिली है, सुकूर इन सिंध। तो सुकूर से ये फिर सप्लाई होता होगा अलग अलग एरियाज में। ये दिखाता है कि भाई जो टाउन्स थे, जो विलेजेस थे, वो इंटरडिपेंडेंट थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी, तभी तो ये प्रोडक्शन और सप्लाई हर जगह हो रही है। ये सिर्फ मर्चेंट्स के जो अंडर है उतना ये नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो कॉपर और ब्रॉन्ज टूल है, उनमें भी यूनिफॉर्मिटी है। तो ये भी दिखाता है कि कहीं पर्टिकुलर फैक्ट्री साइट पर ये बनाए जाते होंगे, फिर वहाँ से अलग अलग जगह पर इनको भेजा जाता होगा, यानी एक्सपोर्ट किया जाता होगा अलग अलग जगह पर। सामान जहाँ पर भी इसकी नीड होती होगी उस हिसाब से भेजा जाता होगा। अब ये जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर रही होगी, जो कि मर्चेंट्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं, जो कि रह रहे होंगे सिटीज़ में। अब अगर हम लोकेशन की बात करें, तो जो लोकेशन है विलेजेस की, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ फर्टाइल सॉइल होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, वो डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें, तो प्रॉक्सिमिटी टू दी फूड प्रोड्यूसिंग एरिया, साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी टू द मिनरल्स, और हो सकता है ट्रेड रूट। तो ये सारे के सारे एडिशनल फैक्टर थे। ट्रेड रूट और ट्रेड जो फैक्टर था ना, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये हमें पता चलता है कुछ साइट्स जैसे कि सुतका गेंडोर से, यानी कुछ साइट्स जैसे सुतका गेंडोर एक इनहॉस्पिटेबल एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा या पॉसिबल ही नहीं है। ये इनहॉस्पिटेबल एरिया है, यानी वहाँ पर जो जीवन है उतना ईजी, आसान नहीं है। तो सूत का गेंडोर जो है वो माकरान कोस्ट, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है, बहुत इनहॉस्पिटेबल एरिया है। लेकिन फिर भी वो एक हरप्पन सेंटर था, हरप्पन एविडेंसेस वहाँ से मिले हैं। तो ये भी दिखाता है कि जो ट्रेड है वो कितना इम्पोर्टेंट था, और ये शायद एक ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा हरप्पा और मोहनजोदारो के बीच। इसी तरीके से जो क्राफ्ट एक्टिविटी थी या फैक्ट्री साइट्स थी, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि बालाकोट और चन्हूदरो। बालाकोट जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में है, और चनूदरो जो कि सिंध में है। वहाँ पर शेल वर्किंग, बैंगल मेकिंग, ये इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट थे। इसी तरीके से लोथल और चनूदरो में बीड मेकिंग फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। कार्नेलियन बीड्स मिले हैं वहाँ पर, कुछ फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड बीड्स देखने को मिलते हैं, जो ये दिखाते हैं कि भाई ये फैक्ट्री साइट रही होगी बीड मेकिंग के लिए। अब जो प्रीशियस स्टोन हरप्पन्स यूज़ कर रहे थे वो लोकली तो अवेलेबल नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि वो दूसरे प्लेसेस से वहाँ पे चन्हूदरो या लोथल जैसी साइट पर मंगाए जाते होंगे, और उसके बाद वहाँ पर वो बीड्स बनाए जाते होंगे, और फिर वो बीड्स को भेजा जाता होगा दूसरे एरियाज में भी जहाँ पर उनकी डिमांड होगी। इसी तरीके से मोहनजोदारो में भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के, जैसे स्टोन वर्कर्स, पोटर्स, कॉपर्स, ब्रोंज वर्कर्स, ब्रिक मेकर्स, और सील कटर्स, बीड मेकिंग, ये सारे के सारे क्राफ्ट के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये दिखाता है कोई पर्टिकुलर सेंटर्स रहे होंगे क्राफ्ट मेकिंग के लिए, और ट्रेड रूट्स जो हैं उनकी हेल्प से, वेदर इट्स लैंड रूट्स और वाटरवेज, इनकी हेल्प से जगह जगह पे पहुंचाया जाता होगा। और साथ ही साथ जो सिटीज़ थी, वो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा उनकी लोकेशन में, वो ट्रेड एक मेजर रोल प्ले करता होगा कि कहाँ पर सिटीज़ लोकेटेड हैं, या जो मेजर सिटीज़ ग्रो हुई वो ट्रेड उनकी ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। अब हम देख लेते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने देखा कि भाई वो तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे थे, तो वो जो लोकली चीज़ें उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं थी, वो कहाँ से आती थी?
तो देख लेते हैं कॉपर जो है, कॉपर खेतरी माइन राजस्थान, यानी अब इसके ना कई सारे तरीके हैं। तो एक तो ये है कि भाई पहले ये देख लेना आसपास के जो एरिया है कहाँ पर ऐसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एविडेंसेस लीजिए, जो भी रो कॉपर रिमेन्स है वो देखिए, फिर वो एक आप सर्वे की तरह मतलब ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ 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 ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर जो और अवेलेबल है यानी जो रिसोर्सेज जहाँ पर ये रिजर्व्स हैं वहाँ से मैच करके देख लीजिए कि हाँ यहाँ से ही ये कॉपर लिया जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था या नहीं। तो इस तरीके से कई सारे तरीकों से जो हिस्टोरियंस हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनका सोर्स क्या रहा होगा। तो कॉपर ऐसा माना जाता है कि शायद राजस्थान, खेतरी माइंस राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता होगा। गोल्ड जो है शायद कर्नाटका, कोलार जो फील्ड्स हैं, गोल्ड फील्ड्स कर्नाटका वहाँ से, और कश्मीर। सिल्वर क्योंकि लोकली अवेलेबल नहीं था, शायद अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता होगा। टिन भी अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट किया जाता होगा। लेड कश्मीर या राजस्थान। लेपिस लजूली जो है ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान बदख्शन एरिया से मंगाया जाता होगा। टर्कोइज और जेड सेंट्रल एशिया से मंगाए जाते होंगे। अदर दीज प्रीशियस स्टोन एगेटे, कैल्सिडोनी, कार्नेलियन जो है सौराष्ट्र और भरभूज गुजरात से मंगाए जाते होंगे। इसी के साथ साथ शोरतुगई में हमें लार्ज क्वांटिटी में लेपिस लजूली मिला है और ये एसोसिएटेड है हड़प्पन रिमेन से। और ये दिखाता है कि शोरतुगई की ऊपर है वो अफगानिस्तान में। तो ये भी दिखाता है कि भाई इतने दूर दूर तक अगर हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं हड़प्पन साइट्स के, तो ये दिखाता है कि वो रिसोर्सेज उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, यानी इन रिसोर्स को प्रोक्योर करने के लिए उनके रिलेशन कितने दूर दूर तक उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, या अपनी जो सिटीज़ हैं या अपने जो ट्रेड पॉइंट्स हैं वो स्टैब्लिश किए हुए थे। और ये साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि जो हड़प्पन्स थे, यानी ओबियसली ट्रेड तो होता ही था, लेकिन सिर्फ मर्चेंट्स इतनी दूरी दूरी तक अपने ट्रेड पॉइंट सेटअप नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी जो ट्रेड को रेगुलेट करती होगी, मेंटेन करती होगी। अब हम देख लेते हैं एक्सचेंज सिस्टम। तो अब सबसे पहले एक्सचेंज यानी जो सामान का लेन देन होता था, जैसे फूड ग्रेन सिटीज़ में जाते थे, सिटीज़ में बनने वाली चीज़ें आसपास के एरियाज़ में जाती थी। तो पहले हम देख लेते हैं विद इन दी हड़प्पन टाउन्स कैसे होता था, फिर हम देखेंगे आउटसाइड दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमने क्या देखा था, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर हमने देखा, साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्मिटी देखी थी टूल्स में, ब्रॉन्ज एंड कॉपर टूल्स में, यूनिफॉर्मिटी हमने देखी थी पोट्री में। तो ये सब ये दिखाता है कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती होगी, और इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया कि हमें जैसे जो डबल साइडेड ब्लेड है जो कि मेजरली यूज़ किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के विलेजेस और टाउन्स में, तो वो एक ही तरह के मिले हैं। हालांकि जो लेट हड़प्पन पीरियड यानी मेच्योर हड़प्पन पीरियड के एंड तक आते आते वो अलग अलग एरिया से अलग अलग मिले हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ स्टोन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इनिशियली जो मिले हैं हमें वो सुकूर डिस्ट्रिक्ट में उस तरह का क्वालिटी का स्टोन मिलता था, तो शायद वो फैक्ट्री साइट होगी और वहाँ से सप्लाई किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो यूनिफॉर्मिटी है वो ये दिखाती है कि भाई जो कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी। साथ ही साथ बहुत सारी सील्स भी मिली हैं। अब सील्स का भी क्या होता होगा, सील्स का डिफरेंट पर्पस होते होंगे। एक तो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए शायद सील का यूज़ किया जाता होगा, लेकिन बहुत सारी सील्स पर ना कोड्स और मैटिंग के इम्प्रेशंस मिले हैं, यानी रस्सी या फिर बोरीसी के इम्प्रेशन मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। तो ये दिखाता है कि शायद सील्स का यूज़ किया जाता होगा किसी भी सामान को, जैसे सील करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, कि कोई सामान बंद किया, पैक किया, उस पर हमने सील लगा दी। सील लगा दी इसका मतलब क्या है, जब दूसरा आदमी उसको खोलेगा उसको एश्योरिटी है हाँ ये सामान जिस तरीके से भेजा गया था उसी तरीके तक से मेरे पास पहुंच गया है, यानी जितना सामान अंदर रखा होगा भेजने वाले ने उतना मेरे पास पहुंच गया है, अगर मैं ही वो सील हटा रही हूँ तो सील शायद एक गारंटी की तरह भी यूज़ होता होगा, गारंटी ऑफ गुड्स, और शायद एक ब्रांडिंग की तरह भी यूज़ होता होगा। बहुत सारी सील्स मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ये भी दिखाता है कि हाँ भाई ट्रेड जो है इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड किस तरीके से होता था। लोथल में सील्स मिली है जो कि दिखाती है कि जो वेयर हाउसेस हैं
और कि लोथल का यूज़ वेयर हाउस की तरह ही होता होगा, और इसीलिए शायद इतनी सारी सील्स वहाँ पर डिस्कार्डेड सील्स मिली है। शायद यहाँ पर क्या होता होगा, पैक और अनपैक किया जाता होगा चीज़ों को। जो चीज़ें आती होंगी अनपैक करके इधर उधर भेजी जाती होंगी, या पैक करके दूसरे एरियाज में भेजी जाती होंगी, क्योंकि लोथल में हमें डॉकयार्ड के भी एविडेंसेस मिलते हैं। तो शायद लोथल एक ऐसी साइट थी जिसका सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सटर्नल जो ट्रेड होता था उसके लिए भी यूज़ किया जाता था, जो वाटरवेज के थ्रू जो ट्रेड होता था। साथ ही साथ हमें दूसरी सील्स भी मिली हैं, जिसमें जो कंपोजिट सील्स मिली हैं, साथ ही साथ उन पे एनिमल मोटिव्स हैं, राइटिंग्स हैं। हालांकि वो डेसिफर्ड नहीं है, लेकिन ये भी एक इंडिकेशन है जो हमने अभी देखा कि सील्स वगैरह की किस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। अब हम देख लेते हैं ट्रेड प्रैक्टिस या ट्रेड विद पर्शियन गल्फ। अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई ट्रेड वो करते होंगे पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामियन लोगों के साथ? ये हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर, और साथ ही साथ क्योंकि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उनकी जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है वो तो पढ़ ली गई है ना, और वो डेसिफर्ड है। तो उनके जो लिटरेरी सोर्सेज है उनकी हेल्प से भी हमें पता चलता है कि शायद उनकी जो ट्रेड था वो रहा होगा किसके साथ, हड़प्पन जो लोग थे जो कंटेम्प्रेरी थे उनके साथ। अब हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें क्या मिला है? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें बहुत सारी सील्स मिली है। सील्स हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिटीज सूसा, उर, फैलाका जो कि ये पर्शियन गल्फ में है, बहरीन, यहाँ से भी हड़प्पन सील्स मिली हैं। साथ ही साथ निप्पूर से भी सील्स मिली हैं, जो कि दिखाती है हड़प्पन स्क्रिप्ट और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न टाइप ऑफ सील जो है बहुत कॉमन सील थी किनके टाइम की, हड़प्पन्स की। तो उस तरह की सील्स मिलना मेसोपोटामिया में ये भी दिखाता है कि शायद उनके ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा के साथ रहे होंगे। इसी के साथ साथ दो स्क्वायर सील मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। कहाँ पर? किश में मेसोपोटामियन सिटी है। उमावास में मिली है हमें सील्स, इंडस वैली की सील। साथ ही साथ तिल अस्मेर में भी हमें जो हड़प्पन सेरेमिक्स है, कार्नेलियन बीड्स हैं, और किडनी शेप्ड बोन इनले हैं। तो इस तरह के मटेरियल जो कि हड़प्पन यूज़ करते थे, जिस तरह के बीड्स वगैरह या सील्स वगैरह, वो हमें अलग अलग मेसोपोटामियन सिटीज़ में मिली है। साथ ही साथ अल्ताइने दीपे एक साइट है तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ से भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। टेराकोटा फिगराइन मिली है, जिस तरह की टेराकोटा फिगराइन जनरली यूज़ होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उस तरह की टेराकोटा फिगराइन मिली है निप्पूर से। निप्पूर जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है। और उसमें क्या दिखाया गया है टेराकोटा फिगराइन में? एक मेल न्यूड ओबेस स्टमक, यानी मेल न्यूड टोर्सो है, जिसमें जो पेट थोड़ा बाहर आया हुआ है, एनिमल लाइक फेस है, स्टबी टेल्स हैं, शोल्डर्स में जो है यानी हाथों के पास जहाँ पे शोल्डर्स में होल किए हुए हैं, ताकि जो मूवेबल आर्म्स हैं, जैसे आपने देखे होंगे टॉयज वगैरह में कि आर्म्स जो है मूवेबल, वो होल करके लगाए जाते हैं। तो ऐसा होल किया हुआ है ताकि मूवेबल आर्म लगाए जा सकें। और इस तरह के जो फिगर आइन है हड़प्पा में काफ़ी कॉमन थी। तो ये भी इसकी प्रेजेंस जो है ये दिखाती है, इस तरह की फिगर आइंस जो निप्पूर में मिली है, कि भाई हड़प्पन इन्फ्लुएंस तो दिखाई देता है। मतलब इनको एक दूसरे की जानकारी तो रही होगी और ट्रेड रिलेशन शायद रहा होगा। साथ ही साथ जो इंडस डाइस है उसी की तरह की डाइस टाइप हमें उर, निप्पूर, तल, अजमेर यहाँ से देखने को मिलती है। और जो बीड्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। बीड्स जिस डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन के थे वो मेसोपोटामिया की अलग अलग सिटीज से मिली हैं। और बीड्स जो हैं फ्रॉम चनूदरो, जैसे कि हमने देखा लोथल और चनूदरो बीड मेकिंग फैक्ट्री के लिए जाने जाते थे। सो जो चनूदरो में जिस तरह के बीड बनाए जाते थे उसी तरह के जो बीड्स हैं, उसी से बिल्कुल रिजेंबल करते हुए जो बीड्स हैं किश इन मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। साथ ही साथ हड़प्पन वेट्स जो हैं वो पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामियन साइट्स में मिले हैं। ये भी ये दिखाते हैं कि ट्रेड रहा होगा, दोनों ही जो सिविलाइजेशन है उनके बीच में ट्रेड रहा होगा। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी एविडेंसेस। सो लिटरेरी एविडेंसेस में हमें सारगोन, जो कि अक्काद डायनेस्टी का रूलर था, फेमस रूलर है सारगोन ऑफ अक्काद इन मेसोपोटामिया। तो ये ही बोस्ट यानी उनका जो
जो भी मतलब उस टाइम के उनके जो इंस्क्रिप्शंस है या जो भी राइटिंग्स है उसमें उसने जनरली कहा है कि उसकी कैपिटल में शिप्स आते थे कहाँ कहाँ से, दिलमुल, मगान, मेलुहा। तो वो वहाँ पर उसकी कैपिटल के आसपास, कैपिटल पे में शिप्स यहाँ यहाँ से इन इन एरियाज से आते थे। तो ये जो उन्होंने ना ये अलग अलग एरियाज के लिए शायद ये टर्म्स यूज़ की होंगी। और इसमें मलेहुआ जो टर्म है वो शायद यूज़ हुई होगी जो कोस्टल टाउन्स थे ना हड़प्पन्स के। तो मलेहुआ यानी कि ईस्ट ऑफ मेसोपोटामिया, और ईस्ट में हड़प्पा भी आता है। तो हड़प्पा के जो कोस्टल टाउन होंगे उनके लिए शायद ये मलेहुआ टर्म जो है वो यूज़ की होगी। और साथ ही साथ जो अर्ली मेसोपोटामियन लिटरेचर है उसमें भी ये बताया गया है कि मलेहुआ जो कि एक रीजन था, वहाँ के मर्चेंट्स, कुछ मर्चेंट कम्युनिटी, जैसे अभी होता है ना कि कुछ इंडिया के मर्चेंट बाहर विदेशों में रहते हैं, वहाँ के कुछ यहाँ रहते हैं। तो ये इस तरीके से उन उसमें जो उनका अर्ली लिटरेचर है उसमें ये एविडेंसेस हैं, या उससे हमें पता चलता है कि मलेहुआ की कुछ मर्चेंट कम्युनिटी मेसोपोटामिया में रह रही थी। और ये भी हमने देखा उसमें उनके जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि वहाँ पर ऑफिशियल इंटरप्रेटर की अपॉइंटमेंट की जाती थी, ऑफिशियल इंटरप्रेटर फॉर मलेहुआ लैंग्वेज। यानी शायद मलेहुआ जो एक रीजन था और मेसोपोटामिया, उनके बीच जो रिलेशनशिप थी काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी स्टेब्लिश्ड ट्रेड था। अब लेकिन जो मेसोपोटामियन गुड्स हैं वो तो हड़प्पा में उतने ज़्यादा नहीं मिले हैं। तो ये अब इसकी ना कई एक्सप्लेनेशन है कि जो जैसे मान लिया कि भाई मेसोपोटामिया में तो हमें कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में हम मेसोपोटामिया की उतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं मिली, सिवाय ये कि जो सिलेंड्रिकल सील्स हैं, और सिलेंड्रिकल सील्स में भी मोटिव सेम नहीं है। तो वो क्यों नहीं मिली फिर भाई हमें हड़प्पा में उतनी ज़्यादा। तो कुछ हिस्टोरियन, अब ये दो तरह की उसको मतलब जन्म देती है कि कुछ हिस्टोरियन ये बोलते हैं पहली तो बात, और बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मेसोपोटामिया में भी नहीं मिले हैं। तो उनका मानना है कि शायद मेसोपोटामिया से ना ट्रेड डायरेक्ट नहीं रहा होगा। ट्रेड क्या रहा होगा, पर्शियन गल्फ से रहा होगा, पर्शियन गल्फ के आसपास ये बहरीन वगैरह जो एरियाज थे वहां पे रहा होगा। ये अपना सामान वहां पहुंचा देते होंगे, वो वहां से मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते होंगे और इधर भी लेन देन करते होंगे मीडिएटर की तरह। तो शायद डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई जो कम मिले हैं एविडेंसेस। अब क्योंकि हड़प्पा में बहुत कम एविडेंसेस मिले हैं मेसोपोटामिया के, तो ये दिखाता है कि शायद जो मेसोपोटामियंस हैं वो एक्सपोर्ट करते होंगे गारमेंट्स, वूल, परफ्यूम ऑयल और लेदर प्रोडक्ट। और ये सारे के सारे जो आइटम हैं ये पेरिशेबल गुड्स हैं। और क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं तो ये भाई ऑब्वियसली पेरिश हो गए होंगे। तो इसीलिए हमें उनके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। और साथ ही साथ सिल्वर जो है, हम उसमें भी ये माना जाता है कि सिल्वर भी शायद मेसोपोटामिया का एक एक्सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो लोकली अवेलेबल नहीं था, वो शायद मेसोपोटामिया से मंगाया जाता होगा। तो हमने देख लिया कि जो एक्सटर्नल ट्रेड थे उसके दो सोर्सेस थे, कौन कौन से थे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल में हमने देख लिया सील्स जो कि अलग अलग रीजन से मिली है, अलग अलग साइट से मिली है। और लिटरेरी में हमने देख लिया सारगोन और अर्ली मेसोपोटामियन लिटरेचर, और उनकी जो अर्ली लिटरेचर है उसमें क्या क्या बातें हमें या क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं ये जो ट्रेड होता था उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहा होगा। तो पहले जैसा कि हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, तो सी ट्रेड यानी कि वाटरवेज के थ्रू, यानी रिवर्स के थ्रू भी ट्रेड होता होगा, सी के थ्रू भी होता होगा, और लैंड रूट्स के थ्रू भी ट्रेड होता होगा। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है क्योंकि हमें मिली है लोथल से एक टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, और साथ ही साथ हमें जो शिप और बोट बनी हुई सील्स भी मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि उनको नॉलेज थी शिप और बोट की, और वो यूज करते थे इन चीजों को फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। साथ ही साथ लोथल से हमें डॉकयार्ड के भी एविडेंसेस मिलते हैं, तो लोथल से तो शायद एक्सटर्नल ट्रेड होता होगा। और सुतका गेंडोर और सुतका को जैसी जो साइट्स हैं वो शायद जब मानसून पीरियड होता होगा तो उस टाइम पर एक आउटलेट की तरह उनको यूज किया जाता होगा ड्यूरिंग दी मानसून पीरियड। साथ ही साथ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यानी विद इन दी हड़प्पन टाउन्स तो बुलक कार्ट्स का यूज हो जाता होगा और बोट वगैरह का यूज हो जाता होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि बुलक कार्ट का यूज होता होगा, क्योंकि कई सारे टेराकोटल मॉडल ऑफ बुलक कार्ट हैव बीन फाउंड एट हड़प्पन सेटलमेंट।
हड़प्पन सेटलमेंट पे कई सारे टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट्स मिलते हैं। और हड़प्पा वॉज और साथ ही साथ एक ब्रोंज मॉडल ऑफ कार्ट जो है वो भी हमें कहाँ पर मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रोंज मॉडल ऑफ दिस का टॉय कार्ट, और साथ ही साथ टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट जो कि हड़प्पा से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ भाई, बुलक कार्ट का, टू व्हील्ड बुलक कार्ट का यूज़ होता होगा इनलैंड ट्रेड के लिए। साथ ही साथ जो लॉन्ग जर्नी थी, और ये जो मान लीजिए कि जंगल का एरिया था या उतना एक्सेसिबल एरिया नहीं था, तो वहाँ पर शायद पैक एनिमल का यूज़ किया जाता होगा, यानी बोझा ढोने वाले जानवरों का यूज़ किया जाता होगा। और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि पहले तो शायद ऐसे जैसे डंकी वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता होगा, बैल और गधे, इनका यूज़ किया जाता होगा सामान इधर से उधर भेजने के लिए। और अभी भी नोमैडिक कम्युनिटीज़, हालांकि हॉर्स के उतने एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, तो हम नहीं बता सकते कि भाई हॉर्स का यूज़ होता होगा कि नहीं। अभी भी नोमैडिक कम्युनिटीज़ आप देखेंगे कि वो अपने जो पेस्टोरल नोमैडिक कम्युनिटी हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं जो गुड्स का, वो बेसिकली पैक एनिमल्स की हेल्प से ही करते हैं। साथ ही साथ हमें लेटर जो मेच्योर हड़प्पन पीरियड है उसमें कैमल के भी यूज़ होने के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब रिवर सिस्टम था, क्योंकि रिवर के अराउंड ही ये सिविलाइजेशन डेवलप थी, तो रिवर रिसोर्स का भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि एक तो ये चीपर था, सेफर था, और ज़्यादातर साइट्स जो थी वो कनेक्टेड थी इसके थ्रू। इसीलिए हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन में बुलक कार्ट, शिप, बोट और रिवर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती होंगी सामान को इधर से उधर भेजने के लिए। तो आज हमने पढ़ लिया है ट्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सुधार की कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।